Hello dear students, this is the recorded video for the chapter electrostatics. Now this lecture I am recording for some students who are having the exams, right, on this chapter, and since we have not studied this lesson, but this video everyone has to watch now, not just the students who have their exams but everyone. ठीक है, बिकॉज आप लोगों के प्लानिंग में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन है वो रिवीजन ही रहने दो, ये आपका लर्निंग लेक्चर रखो. Now, what is electrostatics? And by the way, since this is a recorded lecture, मैं टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को पीछे लेके जाके देखने का यूट्यूब से रिवाइंड वगैरह करके. ठीक है, मैं खाली एक ही बार बोलूंगा, आप लोग इसको रिपीट करके देख सकते हो. अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हार्ट पे आना पड़ेगा. एंड द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. The heart of electrostatics is electric field intensity. ठीक है, what is electric field intensity ये सब आपको मालूम पड़ेगा, बट ये तीन फॉर्मूले आपको लिख के लेने. Those three formulas are: the first formula you get from Coulomb's logic, the second formula you get from the Gauss logic, and the third formula you get from the potential logic. Coulomb's logic से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट force acting on 1 coulomb charge या force acting per unit charge. दूसरा, गॉस के हिसाब से the electric field is nothing but the flux lines passing per unit area normal to the surface. What are flux lines? We'll understand. And potential के हिसाब से electric field का formula is the potential difference per unit gap. एक जगह से दूसरी जगह पे कितने का वोल्टेज का कमी हुआ है, that voltage difference divided by the gap. Now this formula I won't be टीचिंग यू इन 11th स्टैंडर्ड. ये आपके टेक्स्ट बुक में खाली फॉर्मूला के तौर पे है, बट विस्तार में नहीं बताया है. ये हमको विस्तार में 12th में ही पढ़ना है, तो मैं आपको 11th में सिखाऊंगा ही नहीं. यू कैन स्किप इट डायरेक्टली 11th के लिए. 11th के लिए हमको ये दो फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने, गॉस के हिसाब से और कूलम के हिसाब से. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, पहले आपको कूलम्स के हिसाब से लेके जाऊंगा, पूरा फील्ड वगैरह बताऊंगा, फिर मैं आपको गॉस के हिसाब से बताऊंगा. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज, सर why is electric field more important? Why not force? हम लोग हमेशा से तो फोर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? तो फॉर दैट वी विल नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट फोर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द लेसन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सबसे पहले, डू यू नो व्हाट इज अ चार्ज? यस वी डू नो. सर चार्ज क्या होता है? तो चार्ज हम बोल नहीं सकते क्या होता है, बट हमको इतना पता है कि चार्ज जैसा कुछ चीज होता है जो कि अपने आसपास एक फील्ड बना सकता है. ठीक है, बेसिकली हम लोग जो भी बात करते हैं ना, वो सब कुछ फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं. जैसे देखो, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, बट फ्रिक्शन फोर्स लगाने के लिए फील्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तो कांटेक्ट से होता है. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स है, बिना छुए भी होता है. एक चार्ज दूसरी चार्ज पे फोर्स लगा देता है. सो बेसिकली ये जो मेन चार्ज है, ये मेन चार्ज है अपने आसपास एक फील्ड बनाए रहेगा, वो फील्ड में बिना उसको छुए भी फोर्स लगा सकता है. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड. फील्ड मतलब क्या? एन इमेजिनरी स्पेस इन द रीजन वेयर, या फिर स्पेस इन द रीजन वेयर वन चार्ज कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज. ठीक है, तो चार्ज क्या होते हैं? वो सारे बॉडीज जो कि फील्ड बना सकते हैं. ठीक है, आई कैन से अ बॉडी हैज अ चार्ज, अ बॉडी हैज अ चार्ज if it can produce a field around it. Specifically which field? Electric field. What is a field? जैसे बच्चे खेलने जाते हैं ना अपना क्रिकेट वगैरह, तो फील्ड पे खेलने जाते हैं ना, वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे भाग सकते हैं. वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे बिना हाथ लगाए भी धक्का लगा सकता है. अ बॉडी हैज अ चार्ज अपना इफ इट कैन प्रोड्यूस अ फील्ड अराउंड इट. फील्ड क्या होता है? तो फील्ड इज अ रीजन. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन space where a charge can influence मतलब exert करता है force. A charge can influence another charge. हो गया बोल बच्चन बहुत कुछ. Now let's stop it. चार्ज होता किसके ऊपर? तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. ठीक है, ये हमको अच्छे से पता है. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन था, ये पूरे चार्ज को मैं लेटर लिख दिया ई, तो क्या मेरे को 1.5 ई मिलेगा? नहीं सर, एक ई के बाद डायरेक्ट 2 ई मिलेगा,
विच इज 2 into दिस नंबर. उसके बाद आपको 3e मिलेगा, मतलब कि 3 into दिस नंबर. सो बेसिकली वी हैव लर्नड वन मोर थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अ स्पेसिफिक वैल्यू, नॉट रैंडम. ठीक है, लेट मी गिव एन एग्जांपल. बच्चों, अगर मैंने आपको बोला कि आपके घर पे जो शक्कर का डब्बा है, हाँ, आपके घर पे मान लो शक्कर आप लोग ने जो बॉक्स में रखा रहेगा, वो शक्कर के बॉक्स में हाउ मेनी पीसेस ऑफ शुगर आर देयर, तो यू विल बी वेरी श्योर अबाउट इट कि सर मैं गिन के बता दूंगा आपको, या तो 1 पीस होगा, या तो 2 पीस होगा, या तो फिर 1000 पीस होगा, या तो फिर 10 लाख पीस होगा, बराबर है, या तो फिर 5 लाख पीस होगा. मतलब बेसिकली सर ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है. दिस इज वन आफ्टर द अदर, और आई कैन से इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर 1. इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1, बराबर है, नंबर ऑफ ये. सिमिलरली मैंने अगर बोला कि अगर मैंने एक कंटेनर में आपको पानी बोला, पानी, तो पानी के कितने ड्रॉप्स बनेंगे, सो दैट इज नॉट फिक्स सर, वो डिपेंड करता है ड्रॉप का साइज आप छोटा ले रहे हो कि बड़ा ले रहे हो. सो दिस यू कैन से कि लिक्विड इज नॉट क्वांटाइज्ड, या लिक्विड में नंबर ऑफ ड्रॉप्स इज नॉट क्वांटाइज्ड, बट सॉलिड्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज क्वांटाइज्ड. तो वैसे चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि चार्ज का रैंडम वैल्यू नहीं होता है. एक चार्ज का जितना भी वैल्यू है, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज. अब इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, जो भी चार्ज रहेगा ना इसका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा. तो आई कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी, the charge on any body is an integral multiple. The charge on any body is an integral multiple of the smallest charge, ठीक है, of the smallest charge which is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19. So you can say कि सर एक सोडियम एटम में फिर कितना रहेगा नेगेटिव चार्ज? एक सोडियम का नेट चार्ज इज 0, तो अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम का चार्ज इज 11e. 11e is the charge of the sodium, negative charge. 11 into e, what is e? The smallest number. तो 11e क्यों? क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है. 11 का टुकड़ा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में होता है क्या? नहीं सर, एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी रहेगा, तो n into e. क्लियर है? तो चार्ज सबको समझ में आ गया और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया. अभी चार्ज फोर्स लगाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट फोर्स. ग्रेविटेशन याद करने का, ग्रेविटेशन में न्यूटन था ना, यहाँ पे आपका फिर कूलम्स आएगा. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है. नाम में सीक्रेट है, पूरे लेसन का सीक्रेट नाम में. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज को रुका के रखने का, भागने नहीं देने का. दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट पे चार्ज, अ चार्ज एट रेस्ट. नाउ व्हाट डज कूलम्स लॉ स्टेट? कूलम्स लॉ स्टेट दैट ग्रेविटेशन का लॉ क्या था सर? ग्रेविटेशन का ये लॉ था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Just like that, कूलम ने क्या बोला, यहाँ वहां पे न्यूटन के लिए ग्रेविटी था, मेरे लिए चार्ज है. ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज. ये चार्ज क्यू, ये चार्ज स्मॉल क्यू. एक बड़ा चार्ज हो सकता है, एक छोटा चार्ज हो सकता है, और ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा r. तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ बोलता है कि ग्रेविटी में जैसे फोर्स था वैसे इधर भी फोर्स है, सिर्फ ग्रेविटी में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और यहाँ पे दोनों भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी. सो आई कैन से द फोर्स, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two point charges is directly proportional to अब बच्चों मुझे बताओ, इन दोनों में जो फोर्स रहेगा वो कौन से चार्ज पे डिपेंड करेगा? ये चार्ज पे कि ये चार्ज पे? जैसे कि अर्थ की वजह से जो मेरे पे फोर्स लगता है वो किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के मास पे कि मेरे मास पे? तो दोनों के मास पे डिपेंड करता है सर. ग्रेविटेशन में g इंटू mm अपॉन r स्क्वायर था, इधर पे भी वही है.
जो फोर्स होता है वो सिर्फ प्लैनेट के मास पे डिपेंड नहीं करता, हमारे मास पे भी डिपेंड करता है. सो जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जो फोर्स होता है ना, वो दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है. सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the two charges to the product of the two charges. ठीक है, the product of the two charges and या product of the magnitude of the अपना two charges actually and inversely proportional to square of the distance between them. Square of the distance between them. So I can say कि the force is directly proportional to first charge. Yes sir, 100%. The force is directly proportional to second charge. Yes sir, 100%. And force is inversely proportional to square of the distance between them, 100%. Mix all three. So you get force is proportional to अपना Q into Q by R square. Proportionality को हटाए तो क्या मिलता है? Constant देना पड़ता है. So this is the Coulomb's law. F is equals to a constant K into charge by R square. Just like gravitation G था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, बराबर ना, gmm by r square. यहाँ पे आएगा k into q by r square. नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगा where k is a constant and k का वैल्यू इज 9 into 10 raised to 9. इसका यूनिट क्या आएगा बच्चों? ये k का यूनिट क्या आएगा? अगर आपको k का यूनिट ढूंढने का है तो फोर्स का यूनिट डाल दो. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. नीचे आर स्क्वायर, अगर आपको के का यूनिट ढूंढने का है तो आर स्क्वायर को इधर भेजो, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके. आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर. और ये चार्ज इंटू चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, ये कूलम स्क्वायर हो गया. और अगर आपको के का यूनिट ढूंढने का है तो कूलम स्क्वायर को नीचे भेज दो. जैसे कि ग्रेविटेशन में था ना, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. यहाँ पे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. नाउ दिस इज अ कांस्टेंट फॉर वैक्यूम. ये वैल्यू वैक्यूम के लिए. एंड यहाँ पे हम लोगों का दुनिया स्प्लिट हो रहा है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो जी था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो जी था, दैट इज यूनिवर्सली कांस्टेंट. दैट वाज यूनिवर्सली कांस्टेंट. इट डजंट मैटर बीच में आप लोग क्या लग रहे हो, ठीक है. अर्थ और मून के बीच में आप लोग कैरेमल रखो, स्ट्रॉबेरी रखो, मिल्क शेक रखो, जो रखना रखो, फोर्स हमेशा सेम रहता है. बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डिफरेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम आल्सो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है. ग्रेविटेशन में तो जी हमेशा एक कांस्टेंट था, बट यहाँ पे जो के है दैट इज नॉट कांस्टेंट. अब इस के का एक पार्ट होता है सॉरी, ये के को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस के का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट. ये k की वैल्यू इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा, ठीक है. ये k की वैल्यू इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, where this epsilon naught is called as permittivity. Permittivity, PERMITTIVITI. This epsilon naught is called as the permittivity of vacuum. या फिर हम लोग इसको ये भी बोलते हैं फ्री स्पेस. Permittivity of free space. ये क्या है? इतना सब हेडेक लेने से बेटर मैं पूरा स्क्रीन रब करके आपको वापस से विस्तार में बताता हूँ, ठीक है. ध्यान देना. आपको स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया ना? यहाँ तक तो डाउट नहीं रहेगा किसी को, आई होप. ठीक है. नाउ लेट मी टीच यू व्हाट इज ऑल दिस अबाउट. देखो, एफ इज, अभी हम लोग सिर्फ वैक्यूम की बात कर रहे हैं, फॉर वैक्यूम. बाद में मैं दूसरे मीडियम की बात करूंगा, ठीक है. तो एफ इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर. इस के की जगह पे मैं उसका फॉर्मूला और भी मतलब वैल्यू लिख सकता हूँ. एफ इज इक्वल्स टू, ये के का ना लिखे ऐसे लिखूंगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 upon R square. ये जो K था, this K is nothing but this entire ring. This K is nothing but this entire ring. या तो आप लोग ऐसा लिखो K into Q by R square, नहीं तो ऐसा लिखो 1/4 epsilon naught Q1 into Q2 by R square. What is the value of K? तो सबको पता है. K का वैल्यू is 9 into 10 raised to 9.
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आपको ये के को सब्सटीट्यूट करना है ये पूरे को, तो आप लोग ये के की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि के का वैल्यू इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के इज 9 into 10⁻⁹ एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे आप लोग चाहे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ढूंढ के निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट इधर भेजो, 9 into 10⁻⁹ इधर भेजो, तो एप्सिलॉन नॉट विल बी 1/4 पाई into 9 into 10⁻⁹। इसकी वैल्यू आती है 8.85 into 10⁻⁻12। तो ये सब ढूंढना नहीं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। अगर आपको के का वैल्यू पूछा है तो के का वैल्यू डायरेक्ट लिखने का 9 into 10⁻⁹। नहीं तो अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा है, एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 into 10⁻⁻12। अब यूनिट क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट का, तो आप लोग बोलोगे सर के का वैल्यू इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो के का जो यूनिट है उसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन नॉट का आएगा। समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ ये बॉक्स देखो, ये बॉक्स देखो। आपको अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ढूंढने का है तो एप्सिलॉन नॉट को इधर पे लेफ्ट में भेजो और फोर्स को राइट में भेजो। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो, फोर्स को राइट में भेजो, तो फोर्स नीचे आ जाएगा और ऊपर चार्ज इनटू चार्ज आएगा, तो ऊपर इट विल बी कूलम स्क्वायर, नीचे इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस epsilon naught is called as permittivity. This epsilon naught is called as the permittivity of vacuum या free space. The permittivity of free space या we call it permittivity of vacuum. ये क्या वैल्यू, ये वैल्यू एक्चुअली आपको क्या बताता है? ये परमिटिविटी आपको परमिशन बता रहा है कि कितना फील्ड पास होने को लगा दे। और प्लीज इतना देख के समझ जाना चाहिए आपको, जिस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा है, अभी अगर आप कोई दूसरा मीडियम लोगे अदर देन एयर, ये एयर के लिए होता है, वैक्यूम बोलो या एयर बोलो बात एक ही है, वैक्यूम बोलो या एयर बोलो बात एक ही है, क्योंकि एयर का भी ऑलमोस्ट वही रहता है। अगर मैं कोई दूसरा मीडियम लेता हूँ, लेट्स आई राइट डाउन एनी अदर मीडियम, तो कोई दूसरे मीडियम का परमिटिविटी का लेटर अपन लिखते हैं सिर्फ एप्सिलॉन। कोई दूसरे मीडियम का परमिटिविटी, कोई दूसरे मीडियम का परमिटिविटी अपन लिखते हैं सिर्फ एप्सिलॉन। सो व्हाट विल बी द फोर्स इन दैट मीडियम? द फोर्स इन दैट डिफरेंट मीडियम विल बी, the force in that different medium will be 1/4 पाई, इधर पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एप्सिलॉन, Q1 into Q2 by R square. This is the force in any other medium. बराबर है। नाउ बुद्धि चलानी है, हाँ बुद्धि चलानी है। कोई दूसरे मीडियम में अगर एप्सिलॉन है, प्लीज मेरे को बताओ फोर्स और परमिटिविटी में क्या रिलेशन है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? फोर्स और परमिटिविटी इतना समझ जाना चाहिए आपको। आप लोग बोल सकते हो अगर कोई भी मीडियम का परमिशन इंक्रीज हो रहा है, अगर कोई भी मीडियम का परमिशन या परमिटिविटी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उस मीडियम में फोर्स कम हो रहा है, क्योंकि वो चार्ज का जो एक प्रॉपर्टी होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपको आगे समझ में आएगा, वो लाइन को पास होने देते। ऐसे मान लो जिस मीडियम का परमिशन ज्यादा है, जिस मीडियम का परमिशन ज्यादा है वो मीडियम में फोर्स कम रहेगा। यहाँ तक समझ में आया ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब हाउ टू रिलेट कि द मीडियम, हाँ कोई दूसरा मीडियम हम लोग के वैक्यूम से कितना गुना ज्यादा मजबूत है, हाउ टू रिलेट दैट? तो फॉर दैट वी गिव अ टर्म रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ देयर इज अनदर टर्म वी कॉल इट, मैं आपको पूरा मैप भी बताऊंगा, मेमोरी मैप, डोंट वरी, ठीक है। वी कॉल इट रिलेटिव परमिटिविटी। ये वर्ड आपको 11th में ज्यादा दिखेगा, रिलेटिव परमिटिविटी, और आपको 12th में एक इसके रिप्लेसमेंट में एक दूसरा वर्ड दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपको 12th में वर्ड ज्यादा सुनाई देगा, 11th में आपको रिलेटिव परमिटिविटी ही वर्ड आपको सुनाई देगा, बट दोनों का सेम मीनिंग है। नाउ व्हाट इज दिस रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ये आपको बताता है कि हाउ मच मोर द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज। रिलेटिव परमिटिविटी आपको आपको क्या बता रहा है? देखो इसका डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आता है, ये सब छोड़ देने का, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है? ये बताता है कि how many times it has more permittivity than vacuum. I can say how many times, ठीक है, how many times the medium, how many times the medium have more permittivity than vacuum. अभी let's take an example.
समझ लो मैं वैक्यूम में चेक कर रहा, ठीक है, अगर मैं वैक्यूम में चेक कर रहा, मेरे वैक्यूम में परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, उसका वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻²। वैक्यूम में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, और वैक्यूम में फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अभी अगर मैंने यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी बताया तो वो क्या बताता है पता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका लेटर होता है के, स्मॉल के, हाँ ये कैपिटल नहीं है कांस्टेंट जो आपके ये वाले में था के इंटू Q/R²। ये जो के था वो पूरा वैल्यू आपको पता ना 9 इंटू 10⁻⁹, ये तो कांस्टेंट अलग हो गया, ये के की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो के है ना ये स्मॉल के, दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। ये आपको बता रहा है कि आपका मीडियम जो है वो कितना गुना ज्यादा मजबूत है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी अदर मीडियम लाइक वाटर, लेट्स टेक वाटर एज अ मीडियम, लेट्स टेक वाटर एज अ मीडियम। तो मैं वाटर की परमिटिविटी लिख देता हूँ एप्सिलॉन, वाटर की परमिटिविटी लिख देता हूँ मैं एप्सिलॉन। अब मेरे को रिलेट करने का है कि पानी वैक्यूम से कितना गुना ज्यादा मजबूत है परमिशन के हिसाब से। तो आई विल राइट डाउन परमिटिविटी का रिलेटिव, अपना परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला इज permission of the medium divided by the permission of air, और I can say permittivity of medium, ठीक है, permittivity of any medium, यहाँ पे पानी चल रहा है तो permittivity of any medium divided by the permittivity of air या vacuum, दोनों एक ही होता है, permittivity of air या vacuum। so ये k का वैल्यू क्या हो जाएगा, this k is nothing but ratio of the two permittivity of any medium divided by the permittivity of air। तो अगर मैंने डायरेक्ट इसको इधर पे भेज दिया तो मेरे को एप्सिलॉन का वैल्यू आ जाएगा। आई कैन से एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू हाउ मच, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, एप्सिलॉन नॉट एयर का मल्टीप्लाइड बाय के। लॉजिक समझ रहा है, लॉजिक समझ रहा है, हाँ बच्चों लॉजिक समझ रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बोलूं कि द परमिटिविटी ऑफ वाटर, हाँ, the permittivity of water is 80 times the permittivity of vacuum, 80 times the permission of या the permittivity of vacuum। तो I can say the permittivity of water is 80 times the permittivity of vacuum। So I can say पानी का constant is how much, dielectric constant for पानी is 80। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है सर, F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन, इधर पे एप्सिलॉन नॉट था वैक्यूम के लिए, इधर पे आएगा सिर्फ एप्सिलॉन, 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2/R²। बट हाउ मच इज एप्सिलॉन, इधर पे हाउ मच इज एप्सिलॉन, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन का फॉर्मूला 1/4, व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज नथिंग बट वैक्यूम इंटू के। तो 1/4 एप्सिलॉन ना लिख के मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू चार्ज बाय R²। लॉजिक समझा। और दिस के इज हाउ मच, दिस के इज 80, पानी 80 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो देयरफॉर फोर्स विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 80, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इंटू चार्ज बाय R²। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन लगाओगे ना, अगर 80 को अलग से लिखोगे, तो उसके अलावा ये पूरा आपको वैक्यूम का फोर्स दिख रहा है, वैक्यूम का फोर्स दिख रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज इंटू चार्ज बाय R²। सो कैन आई से इससे रिजल्ट, द फोर्स इन वाटर इज 1/80 टाइम्स द फोर्स इन एयर या फोर्स इन वैक्यूम। लॉजिक समझा, फोर्स इन वाटर इज 1/80 टाइम्स द फोर्स इन एयर। ऐसा क्यों, तो मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि फोर्स और परमिटिविटी दोनों उल्टे रिलेशन में आते हैं। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, जिस मीडियम परमिशन ज्यादा रहेगा वो मीडियम का फोर्स कम रहेगा। और प्लीज एक चीज याद रखना,
कि ये जो कांस्टेंट होता है ना के, वो अपना फिर एयर के लिए 1 होता है ऑब्वियसली ना। व्हाट इज द परमिशन ऑफ एयर क्लास? अगर मैंने बोला व्हाट इज द परमिशन ऑफ एयर, तो परमिशन या परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओनली, मतलब कि के की वैल्यू 1 होती है ना। तो इतने याद रखना कि फॉर एयर के इज इक्वल टू 1, या फिर द परमिशन ऑफ एयर विल बी इक्वल टू द परमिशन ऑफ वैक्यूम जितना। ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए रहता है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए रहता है। तो अगर ये के की वैल्यू 1 लिख दी और एप्सिलॉन नॉट उधर पे भेज दिया, तो द परमिशन ऑफ एयर विल बी 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बेसिकली एयर के लिए के 1 होता है, और बाकी कोई भी मीडियम के लिए, ठीक है, एक चीज याद रखना, बाकी कोई भी मीडियम के लिए, फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, ऑलवेज रिमेंबर, for any other medium, the permittivity of any other medium is always more than the permittivity of vacuum. So can I say the force in any other medium will always be less than the force in vacuum? बिल्कुल सही सर। ठीक है, इनफैक्ट इसके ऊपर मैं आपको डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ आपके टेक्स्ट बुक का, मजा आ जाएगा जिससे आपको समझ। ठीक है, ध्यान से देखना, मजा आएगा। ये सब पार्ट इग्नोर करो, मैं टेक्स्ट, ये वाला चैप्टर भी सीक्वेंस अच्छा नहीं है, तो मैं आपको अपने सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सब ये रीड करना यूजलेस पार्ट है, पूरा यूजलेस पार्ट है। ओके, हाँ, see this example, you will understand. एप्सिलॉन आर, ये मैंने आपको जो के लेटर दिया था ना, के लेटर इज नथिंग बट, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, बराबर ना। ठीक है, इसके की जगह पे इन लोग इसको एप्सिलॉन नॉट आर बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर। बट आप लोग एप्सिलॉन आर मत लिखना, ये एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है, ये एप्सिलॉन आर मत लिखना। एप्सिलॉन आर ना के लिख के आप लोग डायरेक्टली इसको लिख देने का के, इसको डायरेक्टली लिख देने का के, प्लीज एप्सिलॉन आर मत यूज ना कर, एप्सिलॉन आर मत यूज करना। ठीक है, सो ओ भाई देख लो, द फोर्स इन वैक्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स इन वैक्यूम? सर फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनटू चार्ज बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज द फोर्स इन वाटर? What is the force in water? So you can say, sir, the force in water will be 1/4 pi epsilon of water. Epsilon of water. And how much is epsilon of water? हमेशा मैंने आपको बोला है, how much is epsilon of water? Epsilon of water is epsilon naught into k, बराबर। Therefore force in water will be 1/4 pi epsilon naught into k। वो कितने गुना स्ट्रॉन्ग है इंटू, बराबर। अब चुपचाप से रेशियो ले लो ना, अब चुपचाप से रेशियो ले लो, हाँ रेशियो ले लो। तो अगर आप लोग इसका रेशियो लोगे तो ऐसा आएगा, देखो अगर मैं ऊपर लिखूं फोर्स इन वैक्यूम, तो उसका फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनटू चार्ज बाय स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय द फोर्स इन वाटर दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू चार्ज बाय स्क्वायर। तो चार्ज इंटू चार्ज 1/4 पाई उड़ा दो। ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट उड़ा दो, ये के ऊपर लेके जाओ, तो यू गेट द आंसर। फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन एनी अदर मीडियम या वाटर विल बी इक्वल टू के टाइम्स, ये के ऊपर चला गया। तो आई कैन से फोर्स इन वैक्यूम इज ऑलवेज मोर देन के इंटू फोर्स इन मीडियम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर ने आपको पहले ही बोला था, जिस मीडियम का परमिशन ज्यादा रहेगा, आपको इतना पता है, जैसे परमिशन या परमिटिविटी बढ़ता है वैसे फोर्स कम होता है। ठीक है, तो पानी का परमिशन 80 टाइम्स था, तो पानी का फोर्स कितना हो जाएगा 1/80 टाइम्स। लॉजिक समझ रहे हैं ना रे? ये के को अगर आप इधर भेजोगे तो 1 आ जाएगा ना, दैट इज द लॉजिक। तो पूरा आपको परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, आपको सब कुछ समझ में आ गया, आई होप। जे पाए ना सबको अच्छे से? ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्स के बारे में आपको समझा दिया मैंने, परमिटिविटी के बारे में समझा दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अपन सर क्यों फोर्स को इंपॉर्टेंस देते, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों इंपॉर्टेंस देते? ठीक है, चलो वो सीखना है। बट बिफोर दैट, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज क्या होता है, एंड देन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो क्या होता है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और 1 कूलम चार्ज का, तो उसके बारे में मुझे आपको बताना है।
फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन टॉपिक लेने वाला, द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर आने वाला है अपना थोड़ी देर में। चलो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे सर 1 कूलम चार्ज इज नथिंग बट द करंट ऑफ 1 एम्पियर इफ इट फ्लोज फॉर 1 सेकंड। दैट इज राइट आंसर। बट हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूनिट ऑफ 1 कूलम चार्ज दे सकते हैं। वो कैसे? देखना ध्यान से। अगर मैंने वैक्यूम में रखा है, अगर मैंने चार्जेस को वैक्यूम में रखा है, तो वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर मैं एप्सिलॉन नॉट ना लेके पूरा वैल्यू ले लूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लूं तो इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आ रहा है ना समझ में? अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वैक्यूम में? फोर्स का फॉर्मूला इज नथिंग बट K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। इस K की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ इंटू चार्ज बाय आर स्क्वायर। Now what is the value of 1/4 pi epsilon naught? 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10⁻9. So I will write down the force between two charge is 9 into 10⁻9 into charge upon r square. अभी what is 1 कूलम चार्ज? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। 1 कूलम चार्ज क्या रहेगा? अगर मैंने दोनों को 1 कूलम चार्ज डाल दिया और मैंने अगर मान लो डिस्टेंस को 1 मीटर रख दिया, अगर मैंने चार्ज को 1 कूलम डाल दिया और आर स्क्वायर को भी मैंने 1 लिख दिया, तो फोर्स कितना आ रहा है? फोर्स कितना आ रहा है वो टाइम पे? फोर्स आ रहा है सर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो व्हाट इज 1 कूलम चार्ज? आई कैन से 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग, ठीक है, 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग on a charge equal to, not charge equal to, but a force of 9 into 10⁻9 actually. रुक जाओ, मुझे पूरा डेफिनेशन अच्छे से लिखने दो, ये मैंने गान कर दिया। 1 कूलम चार्ज अच्छे से कैसे लिखेंगे? व्हाट इज डिफाइंड एज 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज which when placed at a distance of 1 meter from another charge will experience a force. हाँ राइट, ये डेफिनेशन हो सकता है। आई कैन से 1 कूलम चार्ज, अब मुझे पता नहीं कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया, बट हु केयर्स। 1 कूलम चार्ज is defined as that charge, ठीक है, is defined as that charge which when placed away, ठीक है, which when placed away from an equal charge, which when placed away from an equal charge by a distance of 1 meter, ठीक है, by a distance of 1 meter will repel with a force of 9 into 10⁻9 न्यूटन। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अगर यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज Q है, दोनों चार्ज सेम लिया मैंने, हाँ ठीक है, अपना फिर Q और ये डिस्टेंस R है, तो फोर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू 9 into 10⁻9 इंटू चार्ज बाय आर स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 9 into 10⁻9 इंटू चार्ज का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर मैंने 1 मीटर यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आर को 1 मीटर बोल दिया, 1 मीटर, और ये दोनों चार्ज लाइक चार्जेस है, तो आर 1 मीटर है। अगर मैंने फोर्स भी 9 into 10⁻9 लिया तो कितना आएगा? अगर मैंने फोर्स भी 9 into 10⁻9 लिया तो फोर्स इज इक्वल्स टू ये पूरा फॉर्मूला 9 into 10⁻9 इंटू चार्ज स्क्वायर अपॉन आर तो 1 लिया, ठीक है, तो 9 into 10⁻9 9 into 10⁻9 हो जाएगा, कट गया, तो चार्ज स्क्वायर विल बी हाउ मच? दैट इज इक्वल्स टू 1, या चार्ज इक्वल्स टू 1। So what is 1 coulomb? 1 coulomb is that charge which when placed at a distance of 1 meter from another like charge, will repel with a force of 9 into 10⁻9. That is 1 coulomb charge. हो गया donkey work. Now let's talk about the principle of superposition. What is the principle of superposition? हाँ, मजेदार चीज है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स आने वाला है। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेट मी गिव एन हिंट, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में 3 जगह पे आने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको 12th में अपना 3 जगह पे आने वाला है, तो होश में आ जाओ। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? अगर मेरा
प्यारा बच्चा, इधर पे एक चार्ज और एक चार्ज है, ये दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो सर एक ही फोर्स लगेगा। ये चार्ज इस चार्ज पे रिपल्शन डालेगा अगर दोनों पॉजिटिव है, और ये चार्ज इस चार्ज पे भी रिपल्शन डालेगा अगर दोनों पॉजिटिव है। दोनों चार्जेस अलग है बट फोर्स सेम है क्या? यस सर, फोर्स सेम है। ऐसे कैसे पता? सर धरती की वजह से मेरा वेट अगर 800 न्यूटन है, तो मैं अगर इसको अपने हाथ के बल पे उठाऊं, धरती को मैं अगर अपने हाथ के बल पे उठाऊं, तो ऐसा लगेगा कि मैंने फिर धरती को ये उठा के रखा है, बराबर ना रे? मैंने धरती को उठा के रखा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो मेरा वजन 800 न्यूटन है, तो धरती का वजन भी 800 न्यूटन ही है मेरे रेफरेंस में, मैंने लेक्चर में सिखाया है, बराबर है। सो आई कैन से कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल, बराबर है एफ और एफ। दो चार्जेस रहेंगे तो एक सिंगल फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, बराबर है। ये चार्ज पे एक सिंगल फोर्स लगेगा, सिंगल फोर्स। अगर और एक चार्ज आ गया तो लेट से ये Q1 था, ये Q2 था, तो ये जो Q2 रहेगा, ये Q2 इस पे और एक फोर्स डालेगा रिपल्शन का। अगर मान लो मैंने एक थर्ड चार्ज लाया फिर Q3, तो Q3 क्या करेगा? Q3 का अलग फोर्स डालेगा। सो इस चार्ज पे फोर्सेस बढ़ रहे हैं ना। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? द नेट फोर्स इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस एक सेकंड, हाँ, चार्जेस बोले या फोर्सेस बोलो, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हो। यू कैन से द नेट फोर्स, द नेट फोर्स acting, the net force acting on a charge, the net force acting on a charge due to a system of charges, not just a single charge, बहुत सारे अगर वहां पे चार्जेस रहेंगे, due to a system of charges, the net force acting on a charge due to a system of charges is equal to the vector sum, the vector sum of the forces exerted by each charge. Let's take an example. ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया है स्मॉल q, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया है स्मॉल q। सो ये जो Q1 है, ये Q1 इस पे धक्का देगा। अब डिपेंड करता है अट्रैक्शन की रिपल्शन, ठीक है, वो डिपेंड करता है, अट्रैक्शन एक रिपल्शन है, वो डिपेंड करता है इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। मैं सबको पॉजिटिव लेके चलता हूँ जस्ट फॉर नाउ, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस मैं सबको पॉजिटिव लेके चलता हूँ, और इसको भी मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज पे धक्का देगा, ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज पे धक्का देगा, ये जो आपका तीसरा पॉजिटिव चार्ज है, ए यार है थोड़ा सा पेन उल्टा पल्टा चल रहा है, ये तीसरा पॉजिटिव चार्ज इस पे धक्का देगा। नाउ दिस विल बी F1, इसको नाम दे दूंगा मैं F2, और इसको नाम मैं दे दूंगा F3। अभी हर एक का अपना अपना डिस्टेंस रहेगा, आर भी हर एक का अलग रहेगा, ये R1 लिख लो, ये R2 लिख लो, ये R3 लिख लो। टेक्स्ट बुक का मेथड यूज मत करना, फालतू का दिमाग को तकलीफ आएगा, ठीक है। सो द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैंने बोला भाई ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, और ये 30 न्यूटन का फोर्स है, तो प्लीज मेरे को आंसर 60 न्यूटन मत बोलना जाहिलो जैसा, क्योंकि इडियट्स मैग्नीट्यूड ऐड नहीं करने का है, वेक्टर है, दिख रहा है क्या शब्द, वेक्टर सम, वेक्टर जैसे ऐड करने का है। नहीं तो हो सकता है कि हम लोग ने पूरा साल निकल गया, वेक्टर्स पूरा पढ़ लिया, बट हमको अभी भी ये भी नहीं पता कि सर ये लेंथ और ये लेंथ या ये वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। होते हैं कुछ लोग जिनको अभी भी नहीं पता, ठीक है, मुझे मालूम है कि कौन कौन है वो लोग, अच्छे से पता है। ऐसे है बच्चे अभी ऑलरेडी अपने पास जिनको ये नहीं पता कि ये अगर फिर 10 न्यूटन है, और ये अगर मान लो कि 10 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा। कुछ जाहिल होंगे जो इसको 20 न्यूटन बोलेंगे। सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू पहला फोर्स F1 बार प्लस दूसरा फोर्स F2 बार प्लस तीसरा फोर्स F3 बार। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 चार्ज इंटू चार्ज, दैट इज इक्वल टू Q1 इंटू स्मॉल q। ये दोनों के बीच का फोर्स निकालते हो ना आप लोग पहले। F1 क्या है? जो F1 है वो ये दोनों के बीच का फोर्स है, तो चार्ज इंटू चार्ज अपॉन r स्क्वायर, तो इनका डिस्टेंस कितना है R1, तो R1 स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स। अब दूसरा फोर्स इसकी वजह से, ये दोनों चार्ज की वजह से,
so that will be 1/4 pi epsilon naught, ये q2 into small q, ये q2 into small q अपॉन उसका स्क्वायर, तो इसका डिस्टेंस अलग रहेगा, ये r2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वापस से 1/4 pi epsilon नॉट, ये तीसरा चार्ज, तो दैट इज इक्वल्स टू q3 into स्मॉल q अपॉन वो वाले का डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज r3 स्क्वायर। इन सब में से कॉमन निकाल सकते हो? यस सर निकाल सकते हैं। 1/4 pi epsilon नॉट को बाहर निकाल सकते हो, और ये स्मॉल q को भी बाहर निकालना है तो निकाल सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। लॉजिक समझ रहे हैं ना रे? q1 q2 और q3 इंटू ये चार्ज स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर जो भी रहेगा ब्ला ब्ला ब्ला। ये समझ में आया ना सबको? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर एडिशन करने का। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट्स, ठीक है, गेट रेडी, मजेदार पार्ट आ रहा है अभी। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, the main part of the chapter is कि sir why not force is important, why electric field intensity is important, right? okay, ध्यान से देखना, और पहले मैं आपको स्टोरी बताऊंगा लॉजिक, फिर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कि why इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट। बच्चों समझ लो मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया, कैपिटल चार्ज Q, ओके ठीक है, और मैंने बोला कि यार मेरे को ये डिस्टेंस पे, ठीक है, ये डिस्टेंस पे लेट से जो भी रहेगा 1 मीटर दूर, 1 मीटर दूर, यहाँ पे मैंने एक दूसरा चार्ज लाया 5 कूलम, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? अब मेरे को बताओ, अगर मैंने आपको फोर्स निकालना बोला, फोर्स, तो क्या ये फोर्स, सुन लो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये मेन चार्ज है, ये मेन चार्ज की वजह से इधर पे फील्ड बना है, लॉजिक समझ रहे हैं ना? ये मेन चार्ज रेस्पॉन्सिबल है फील्ड बनाने का, ये मेन चार्ज लेके चल रहा मैं, तो ये मेन चार्ज रेस्पॉन्सिबल आपको फील्ड बना के देने का, राइट है? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये मेन चार्ज ने एक फील्ड बनाया, तो इस फील्ड में मैंने अगर 5 कूलम चार्ज लाया, तो नाउ टेल मी, ये जो फोर्स है इनके बीच में, क्या ये फोर्स सिर्फ इस चार्ज पे डिपेंड होता है? क्या ये फोर्स सिर्फ ये चार्ज पे डिपेंड होता है? नहीं सर, ये फोर्स दूसरे चार्ज पे भी अनफॉर्चुनेटली डिपेंड करता है, तो फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ दी चार्जेस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस फोर्स इज सिर्फ मेन चार्ज का प्रॉपर्टी? बिल्कुल नहीं सर, ये फोर्स इस चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है सर, ये फोर्स इस पे भी डिपेंड करता है, बराबर है? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अभी सेंटर पे एक मेन चार्ज ले लो, मेन चार्ज 10 कूलम का, 10 कूलम का मेन चार्ज ले लो, ठीक है, एंड मैं एक इतना डिस्टेंस बना देता हूं, ये रेंज है, इस रेंज पे मेरे को ढूंढना है एक प्रॉपर्टी, मुझे इस चार्ज की प्रॉपर्टी ढूंढनी की, ये चार्ज कितना मजबूत है, ये चार्ज का एक्चुअली मेरे को स्ट्रेंथ ढूंढना है। क्लास लॉजिक समझ रहा है क्या? मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट इस चार्ज का स्ट्रेंथ ढूंढना। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज? माय टारगेट इज टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? दिस चार्ज इज स्ट्रॉन्ग, वीक, मजबूत, क्या है? अब वो स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए मैं क्या कर रहा, मैं आर डिस्टेंस, हर साइड से आर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 मीटर, ठीक है। नाउ टेल मी, इतने दूर ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा? इतने दूर, ध्यान से सुना मेरा सवाल, इतने दूर ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा? सो इट इज अ रॉन्ग रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि फोर्स सर दो चार्जेस में लगता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो एक काम करता मैं फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे चार्ज लाता 2 कूलम। अब बताओ कि कितना फोर्स लग रहा है? तो सर मैं एकदम स्मार्ट हूँ, कैसे निकालेंगे फोर्स? तो F इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पहला फोर्स विल बी हाउ मच? देखो, फर्स्ट फोर्स विल बी, ये के का वैल्यू पता है ना, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये चार्ज कितना 10 इंटू ये चार्ज कितना 2 कूलम अपॉन आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 9 जा 18 इंटू 10⁻10 न्यूटन, बराबर है ना? लॉजिक समझा? ये वाला आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बोलोगे सर ठीक है अच्छी बात। अभी अगर मैं सेम डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज लाऊं, देखो भाई डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, अब मैं यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लाऊं विच इज 4 कूलम, इससे इसका डबल, ये डबल चार्ज है, ये डबल चार्ज है। तो चलो सेकंड फोर्स निकाल के देखो, तो F2 विल बी K इंटू क्यू इंटू द सेकेंड चार्ज
द सेकेंड चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू डाल के देखो तो F2 विल बी K इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये चार्ज, मेन चार्ज तो 10 ही कूलम है, दूसरा चार्ज कितना है 4 कूलम अपॉन आर स्क्वायर, आर तो 1 ही है 1 स्क्वायर, 4 9 से कितना आ रहा है फिर 36 आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि F2 इज, क्या मैं बोल सकता हूँ कि F2 इज डबल ऑफ F1, यस और नो, F2 इज डबल ऑफ F1। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये फोर्स, ये F1 या ये F2, क्या ये फोर्स सिर्फ मेन चार्ज पे डिपेंड करता है? सर बिल्कुल नहीं सर। तो क्या ये नंबर मेरे को बराबर ये बता रहा है क्या कि इसका स्ट्रेंथ कितना है चार्ज का? नहीं सर, ये तो छोटा नंबर है सर, ये तो बड़ा नंबर है, तो ये नंबर्स नहीं बता रहे कि चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। तो आई कैन से कि सर नहीं नहीं नहीं, एक दुख की बात है कि फोर्स इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज, फोर्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ चार्जेस। ना हाउ टू गेट अ प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज। ओ भाई मैंने आपको फिजिक्स 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बताओ हाउ टू गेट अ क्वांटिटी, हाउ टू गेट अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस चार्ज, हाउ टू गेट अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस चार्ज। अरे सर याद आया, फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर दो, बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 1 कूलम चार्ज रहता तो कितना फोर्स लगता, सिमिलरली अगर ये 1 कूलम चार्ज रहता तो कितना फोर्स लगता। अरे सर बहुत अच्छी बात की आपने, क्या सर, अगर ये 1 कूलम चार्ज है तो ये स्मॉल q को 1 लिख दो, वैसे ये जो स्मॉल फिर q2 है इसको भी 1 लिख दो, तो फोर्स फिर कितना आएगा। अच्छा सर इसको 1 लिखना है ना, ठीक है, ये 2 मत लो, इसको 2 हटा दो, सो आंसर विल बी 9 इंटू 10⁻10। ग्रेट। यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे 4 कूलम था ना, तो 4 कूलम को इतना आ रहा है, तो 1 कूलम को कितना आएगा, 4 कूलम को 36 फोर्स आ रहा है, तो 1 कूलम को कितना आएगा 36/4, वो कितना आता है 9 ही आता है ना, 9 इंटू 10⁻10। ओ सर 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 अब समझ में आया मेरे को, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। लॉजिक समझ रहे करें, इधर पे आप लोग ज्यादा चार्ज लाओगे ज्यादा धक्का लगेगा, आप कम चार्ज लाओगे तो कम धक्का लगेगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लाया तो 1 कूलम चार्ज के लिए जो मेहनत लगेगा, 1 कूलम चार्ज पे जो धक्का लगेगा वो तो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड नॉट फोर्स, क्योंकि फोर्स दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज पे डिपेंड करता है। लॉजिक समझ रहे हैं ना, रे मजेदार चीज है ना। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स लूंगा, ठीक है, आप लोग का लॉजिक स्ट्रांग बनाने के लिए। पहले मुझे आपको थ्योरी सिखाना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पूरी तरह से मुझे सिखा लेने दो एक बार। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीखना है, फिर उसके बाद आपको डायपोल सिखाना है, व्हाट इज अ डायपोल, फिर आपको पूरे दूसरे एंगल से पढ़ाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सीखने के 2 मेन तरीके बताए ना मैंने, एक कूलम लॉ से, दूसरा गॉस लॉ से। तो हम लोग का अभी तो कूलम की दुनिया चालू है, हाँ हम लोग का अभी कूलम के हिसाब से चल रहा है, फिर गॉस के हिसाब से भी मैं आपको सिखा दूंगा। नाउ जस्ट अ मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इंटेंसिटी इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as, electric field intensity is defined as force experienced या force acting, ठीक है, force experienced by a unit charge, by a unit charge, ठीक है। और आपके हिंट के लिए याद रख लेता हूं, याद रख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज, ठीक है। तो आई कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेन चार्ज, या मैं आपको ये बता सकता हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन गिव अस द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, स्ट्रेंथ ज्यादा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या बताता है, इट गिव्स द हिंट, इट गिव्स द आइडिया, it gives
the idea of the strength of the charge. It gives the idea of the strength of the charge. I'll give you an example also, but before that, let's take the definition. So now this is a main charge Q. This is a main charge Q. ये मेन चार्ज का ये मेन चार्ज का इतना डिस्टेंस पे, ये मेन चार्ज का इतना डिस्टेंस पे जो फील्ड रहेगा वो कितना रहेगा? तो यार आप लोग बोलोगे सर वो तो डिपेंड करता है, आप जो पॉइंट पे देखोगे वो पॉइंट के हिसाब से चेंज होगा। वो ये फील्ड बस इस सर्कल में नहीं है भाई, ये फील्ड सिर्फ इस सर्कल में नहीं, मैंने ये साइज का सर्कल बनाया, आप लोग और एक सर्कल इस पे बना सकते हो, और एक आप लोग चाहे तो दूसरा सर्कल बना सकते हो थोड़ा और बड़ा, आप लोग यहाँ पे एक और दूसरा सर्कल भी बना सकते हो थोड़ा सा और बड़ा, लाइक दिस। लॉजिक समझ रहा है? तो ये सर्कल पे अलग फील्ड लगेगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया ना, डिस्टेंस चेंज हो गया तो अलग फोर्स लगेगा, या फील्ड भी अलग रहेगा। लॉजिक समझ रहा है? मेरे को सिर्फ इस चार्ज की शक्ति जाननी है, ये चार्ज कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत चार्ज है, मुझे बस ये जानना है। तो फील्ड के लिए आपको डिस्टेंस डिफाइन करना पड़ता है, हाउ फार यू हैव टू चेक। जितना आप लोग दूर चेकिंग रखोगे उतना फील्ड कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। लॉजिक समझ रहे हैं ना? So now what is defined as electric field? Electric field is defined as force acting per unit charge. So that is E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught the main charge into another charge whole divided by another charge. Small q उड़ गया. So what is the formula of electric field? Electric field is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught सिर्फ q by r square. तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ओनली चार्ज? यस सर, एकदम सही बात बोले हो, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट पे फील्ड कितना रहेगा निकाल सकते हो, 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, बाहर की ओर पे रहेगा, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट पे कितना फील्ड रहेगा? अब बच्चों बताओ, ये थोड़ा दूर का पॉइंट, इधर पे फील्ड ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? तो सर यहाँ पे फील्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, यहाँ पे फील्ड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, यहाँ पे सर फील्ड थोड़ा मजबूत रहेगा, इधर पे ज्यादा फील्ड रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड वीक हो जाएगा। जितना आप लोग दूर जाके चेक करोगे उतना फील्ड वीक हो जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो ना? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों में आपके लिए एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। चलो, इफ द फील्ड 5 मीटर अवे, ठीक है, इफ द फील्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम चार्ज Q1 is 10 Newton per coulomb and from charge Q2 is 20 Newton per coulomb. The charge is not equals to 10, right? I am saying the field is equals to 10. ठीक है, यहाँ पे लॉजिक समझ रहे हो? मैंने आपको एक सवाल पूछा है कि if the field 5 meter away from the charge Q1 is 10 Newton per coulomb and from charge Q2 is 20 Newton per coulomb, then what is the relation between Q1 and Q2? अब मेरे को बताओ कि कौन सा मजबूत चार्ज है, कौन सा मजबूत चार्ज है? अरे सर, जिसका फील्ड मजबूत है वो चार्ज मजबूत है। लॉजिक समझ रहे हैं ना? ये तो वैल्यू तो पूरा कांस्टेंट है। यू कैन से कि सर अगर मैंने यहाँ पे Q1 चार्ज रखा था तो Q1 चार्ज की वजह से द फील्ड इज 10, और मैंने अगर यहाँ पे मान लो कि Q2 चार्ज रखा तो Q2 चार्ज की वजह से द फील्ड इज 20। 1 by 4 pi epsilon तो सेम है दोनों के केस में, आर भी सेम है दोनों के केस में। तो सर वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। सर मेरे को एक चीज समझ में आया, अगर सेकेंड चार्ज का फील्ड मजबूत है ना अगर फर्स्ट चार्ज से, दैट मीन्स सेकेंड चार्ज हैज डबल द मैग्नीट्यूड देन द फर्स्ट चार्ज। लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो फील्ड क्या बताता है? फील्ड गिव्स द आइडिया ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिंगल चार्ज। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड, ठीक है। तो जैसे आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स था, वैसे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकते हो। अगर मान लो मल्टीपल फील्ड्स रहेंगे तो क्या होगा? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मल्टीपल चार्जेस। देखो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, और आपको बोला गया कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। ये P पॉइंट पे फील्ड कितना है? तो यहाँ पे मैं चार्ज लाऊंगा क्या? हाँ सर, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लाऊं। मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन आपको समझ जाना चाहिए सर 1 कूलम चार्ज लाऊं। तो अब ये डिस्टेंस हो जाएगा R1, ये डिस्टेंस हो जाएगा R2, ये डिस्टेंस हो जाएगा R3। R1, R2, R3। तो तीनों भी फील्ड क्या होता है रे? फील्ड क्या होता है? फील्ड फोर्स ही है रे।
फील्ड फोर्स ही, आप मेरे को बताओ फील्ड वेक्टर है कि स्केलर है? सर फील्ड तो वेक्टर है, क्योंकि फील्ड इज फोर्स ओनली रे, फील्ड इज फोर्स, इतना याद रखो। फिजिक्स में 10-10 टाइप की क्वांटिटी मत सीखो, एक ही क्वांटिटी सीखो, क्या? फील्ड इज फोर्स, फोर्स ही होता है फील्ड, 1 कूलम चार्ज पे फोर्स। आ रहा समझ में? व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। So this is electric field E1 bar, this is electric field E2 bar, this is electric field अपना फिर E3 bar. So net electric field will be how much? Net electric field will be E1 bar वेक्टर के डायरेक्शन में प्लस E2 बार वेक्टर के डायरेक्शन में प्लस E3 बार वेक्टर के डायरेक्शन में। अब वेक्टर में कैसे लिखो? चलो एटलीस्ट पहले स्केलर तो लिख लो। व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज अपॉन r1 स्क्वायर, दूसरा का क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट दूसरा चार्ज अपॉन r2 स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट तीसरा चार्ज अपॉन r3 स्क्वायर। नाउ इन सब का डायरेक्शन बताने के लिए मेरे को यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। वैल्यू तो सेम हो गया, वैल्यू तो फिक्स हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है ना रे? ये मालूम है कि नहीं रे? वीडियो को रिवाइंड करके देखने का बार बार। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? तो ये वेक्टर का डायरेक्शन r1 के डायरेक्शन में। तो क्या मैं r1 बार से मल्टीप्लाई मार दूं? नहीं सर, वैल्यू नहीं चेंज होना मांगता। मेरे को इसको वेक्टर, मेरे को इसको डायरेक्शन देने का है, बट वैल्यू नहीं चेंज करने का है। तो अरे तो भैया यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो ना, r1 कैप। व्हाट इज r1 कैप? 1 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इसका डायरेक्शन क्या है? दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? दैट इज अलोंग r2, तो इनटू r2 कैप एंड दिस इज इनटू r3 कैप। ये कैप का मतलब क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है। आ रहा है समझ में? ये कैप सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, ओनली डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। It does not change the magnitude. It does not change. It does not change the magnitude. लॉजिक समझा ना? लॉजिक समझा ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर से मैं आपको एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल। How to solve a numerical ओके चलो क्वेश्चन 1। इस पे भी वर्कशीट देने वाला हूँ, बट पहले अभी के लिए मैं आपको सॉल्व करके दे देता। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू two charges q1 and q2. This is plus 6 microcoulomb and this is plus 4 microcoulomb. ठीक है, find the electric field intensity due to the two charges plus 6 microcoulomb and plus 4 microcoulomb at a distance of A part 2 meter from 4 microcoulomb outside, B part 2 meter from 6 microcoulomb outside। सुन लो, आपको नहीं समझ में आता रहेगा मैं क्या सवाल दे रहा हूं, आपको अभी समझ में आए। नेक्स्ट 1 meter from 4 microcoulombs in between D, 1 meter from 6 microcoulomb in between and E exactly at center, अब देखो आपका सवाल, मेरे पास दो चार्जेस है, ये Q1 और ये Q2, एंड आपके पास इनके बीच का सेपरेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ गिवन डेटा में। ये गिवन डेटा मान के चलो, इनके बीच का सेपरेशन इज 10 मीटर। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन इज 10 मीटर। आए समझ में? अब आपको 5 लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने का। जो पहला लोकेशन है वो किधर है? 2 मीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम आउटसाइड। 4 माइक्रोकूलम, ये Q1 जो था ये प्लस 6 माइक्रोकूलम का चार्ज था। माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और ये जो Q2 है दूसरा चार्ज वो आपका प्लस 4 माइक्रोकूलम है।
आपको किधर पे निकालने का, पहले 2 मीटर फ्रॉम ये, तो मेरा जो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से 2 मीटर दूर, यहाँ से 2 मीटर दूर, यहाँ से, ठीक है, 4 वाले से 2 मीटर दूर। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? सबसे पहले डायरेक्शन देख लो, सबसे पहले डायरेक्शन देख लो बच्चों, दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता ना रे। ओ भाई भाई भाई, इतना याद रखना, अगर मैंने नहीं बताया है तो, इतना याद रखना अगर मैंने आपको नहीं बताया है, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हमेशा बाहर की ओर पे रहता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है। अगर निगेटिव चार्ज बोला जाए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ निगेटिव चार्ज? द आंसर इज सेम बट इट विल बी अट्रैक्टिव। निगेटिव चार्ज क्या करेगा? निगेटिव चार्ज एक स्टैंडर्ड चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड चार्ज? स्टैंडर्ड चार्ज इज +1 माइक्रो अपना +1 कूलम। थोड़ा सा बुद्धि चलाओ रे। स्टैंडर्ड चार्ज इज +1 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड चार्ज इमेजिन करता 1 कूलम का। अब मेरे को बताओ, ये 1 कूलम के चार्ज पे ये जो 6 माइक्रो कूलम है वो क्या करेगा? रिपल्शन ही डालेगा ना भिड़ू। ये 4 वाला भी क्या करेगा? रिपल्शन ही डालेगा ना। तो याद रखना, अगर निगेटिव रहता तो अट्रैक्शन डालता, बट यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव ही है। चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अभी ये जो Q2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाएगा कि कम लगाएगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो चार्ज नजदीक है उसका फील्ड मजबूत रहेगा। तो ये जो Q2 की वजह से इधर पे फील्ड है वो रिपल्सन रहेगा दूर की ओर पे। यस सर, एकदम सही बात है। ये जो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। यस सर, एकदम सही बात है। लॉजिक समझ रहे हैं ना? द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज इज ऑल्सो बाहर की ओर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज इज ऑल्सो बाहर की ओर, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव है। और भी सवाल दे सकता हूं मैं बना के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, वो सब भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल का आंसर निकालना है क्या? ए पार्ट का आंसर। ए पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, अब क्या मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ? बोलो, क्या मैं दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली? यस, मैं दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। मैं दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 का मैग्नीट्यूड प्लस E2 का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज E1? 1/4πε0 Q1 बाय R1 स्क्वायर। ए भाई, ये जो पहला चार्ज है वो कितना दूर है रे? 10 और 2 12 मीटर दूर है ना सर? यस, 12 का स्क्वायर प्लस दूसरे चार्ज का क्या रहेगा? 1/4πε0 दूसरा चार्ज Q2 डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस है? अरे सर, ये 2 मीटर दूर है, तो 2 का स्क्वायर। लॉजिक समझ रहे हैं ना? E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, डायरेक्ट ऐड कर देने का आंसर आ जाएगा। अभी बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे धड़ाधड़ में, सारे पार्ट में। मैं कैलकुलेशन नहीं बताने वाला वीडियो, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट चलो। दूसरे वाले पार्ट पे क्या बोला है? दूसरे वाले पार्ट पे बोला है कि 2 मीटर फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम आउटसाइड, यहां से 2 मीटर, यहां से 2 मीटर। तो कैसे सॉल्व करने का? अगेन सेम आंसर, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इधर भी दोनों बाहर की ओर पे रहेगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन में, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन में, बाहर की ओर पे। ठीक है, सो आई कैन से हाउ टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर दो। तो बेसिकली ए वाले में भी ऐड करना है, बी वाले में भी ऐड करना है, देखते हैं कि कब सब्ट्रैक्शन लगेगा। सो E1 का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 बाय R1 स्क्वायर, ये कितना है? 2 स्क्वायर, प्लस 1/4πε0 Q2 विच इज 4 बाय R स्क्वायर। ये R कितना है? अब ये वाले में 12 है, हाँ, ये सेकंड के लिए 12 है, लास्ट टाइम पे फर्स्ट के लिए 12 था। 1/4πε0 को कॉमन निकालने का और इसको सॉल्व करने का। अब ये आपका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला है? 1 माइक्रोकूल सॉरी 1 मीटर दूर है अपना फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में 1 मीटर दूर, ये वाले से 1 मीटर दूर है, 1 मीटर दूर, बट दोनों के बीच में, नॉट सेंटर, दोनों के बीच में, बिकॉज 1 मीटर दूर बाहर भी हो सकता था, तो बाहर नहीं है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस बाहर थे, अब ये बीच में। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो 4 माइक्रोकूलम है वो इसको इधर धक्का देगा। यस सर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है 6, वो इसको इधर धक्का देगा। यस सर। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना रे भिड़ू?
तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दोनों के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन E1 माइनस E2। अब थोड़ी सी बस आपको बुद्धि चलानी, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ब्रेन चलाने। ये E1 है इस डायरेक्शन में, ये फर्स्ट चार्ज था ना, तो फर्स्ट चार्ज इधर धक्का दे रहा, और ये E2 ये डायरेक्शन में। इतना याद रखना, अगर आपने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव बनाया और अगर आपने ये डायरेक्शन को निगेटिव बनाया, तो जस्ट लुक एट द आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है इनका सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द राइट साइड। समझ रहा है क्या? E1 माइनस E2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द राइट साइड। सिमिलरली अगर आंसर आपका निगेटिव आएगा, दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू द लेफ्ट साइड। अरे समझ में, तो सिर्फ अपने को चुपचाप माइनस करने का, तो चलो माइनस करते हैं। ये फर्स्ट चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करता है, मैं बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालता हूं। तो पहले का फिर कितना आएगा, 6 माइक्रो कूलम, माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो प्लीज चेंज कर देना, अपॉन R1 स्क्वायर। पहले वाले का डिस्टेंस फिर कितना है रे, ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस 9 मीटर रहेगा, तो बाय 9 स्क्वायर, माइनस सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सेकंड का चार्ज। सेकंड का चार्ज कितना था, 4 माइक्रो कूलम, डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस दैट इज 1 स्क्वायर। जस्ट सॉल्व एंड सी। मेरे ख्याल से आंसर निगेटिव आ रहा है, आंसर निगेटिव आ रहा है ना इसका, क्योंकि ये बड़ा ये आपका छोटा नंबर रहेगा, क्योंकि नीचे 9 9 81 है और नीचे 1 है, तो ये छोटा नंबर है पॉजिटिव और बड़ा नंबर निगेटिव, तो आंसर आपका सब्ट्रैक्शन आएगा, आंसर सब्ट्रैक्शन आएगा। दैट मींस E2 आपका जीत गया, E2 बड़ा था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बोलोगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू द लेफ्ट। क्लियर क्या? सिमिलरली 1 मीटर फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम, इसका सॉल्व करो। सेम अगेन 1 मीटर फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम, उसके लिए फिर कैसे सॉल्व करने का, वापस से इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर। तो अब सीधी बात है, E1 के नजदीक है तो E1 आपका ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, E1 ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, और E2 थोड़ा वीक रहेगा तो E2 थोड़ा वीक रहेगा, दोनों माइनस कर दो। यहाँ पे आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है, समझ रहा है क्या? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकालो, पहला चार्ज 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10⁻⁶ होल बाय R स्क्वायर, R कितना है 1 मीटर स्क्वायर, माइनस दूसरे का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम बाय ये वाला डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, ये 9 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर। अब इसका आंसर आपका पॉजिटिव आंसर आने वाला। क्लियर एवरीवन? लास्ट एग्जैक्टली एट द सेंटर, तो एग्जैक्टली एट द सेंटर में क्या है, बस 5 मीटर लेने का और सॉल्व करने का, आंसर बहुत सिंपल है, समझा क्या? दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फोर्स। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फोर्स। गुडनेस, 1 घंटे में हम लोग ने अच्छा खासा ग्राउंड कवर कर लिया, थैंक गॉड। लेट मी सी अभी आप लोग को क्या क्या रीड करना है, मैं अभी स्टार्टिंग से बता देता हूँ, सो दैट मैं आपको जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा वो सेकंड वीडियो में आपको मैं बना के देता हूँ। एक ही वीडियो इतना देर देखोगे तो पगला जाओगे। बोल बच्चे रीड करने का, चुपचाप चुपचाप रीड करने का, इज्जत से। ठीक है, ये एक्सपेक्ट मत करो मैं बताऊंगा, चुपचाप इज्जत से रीड करो, सब यूजलेस पार्ट्स। चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है ये सब है, कंडक्शन है एक मेथड है, फिर दूसरा है इंडक्शन प्रोसेस। 2 टाइप के मेथड होते हैं चार्ज भेजने के। कंडक्शन हम लोग ने वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, जिसमें की पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, धपाधप बैटरी लगा के भागना चालू होता है। दूसरा होता है रबिंग, रब करना फिजिकली, रबिंग उससे भी होता है, जैसे ना क्या दो अगर आपने फिर बलून्स को रब किया तो उस पर चार्ज आता है वो, या फिर अपना वो पेंसिल को दिमाग पे रब किया, नॉट दिमाग पे, हेड पे, तो भी आता है। एंड एक तीसरा होता है इंडक्शन। तो इंडक्शन के बारे में आपको 12th स्टैंडर्ड में एक पूरा लेसन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। तो इंडक्शन अलग चीज होगा, अभी होल्ड कर दो, बट इतना तो सबको पता है कि चार्ज कैसे मिलते हैं, या तो करंट भगा के, या तो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस कंडक्शन इज अ पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड रबिंग रुका हुआ दैट इज द पार्ट ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम जिसको बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रबिंग वाला, और इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स ओनली विद द चार्ज एट रेस्ट। चार्ज इन मोशन इज अ पार्ट ऑफ दिस अपना फिजिक्स, एंड चार्ज एट रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस फिजिक्स। इस
चैप्टर में हम लोग सिर्फ रुका के चार्ज कर रहे हैं, भगाने वाले चार्ज का वैसे भी अपना पहले हो गया पूरा विस्तार में एक चैप्टर में। तो ये सब रीड करना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पीट पैट सीखा है मैंने। अगर आपको ये निकलने का हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन H2O, तो बहुत सिंपल है। आप लोग का ये देखा जाए तो ये आपका फिर केमिस्ट्री का पार्ट है। मोल वाला लॉजिक पता ना, एक मोल में फिर कितने रहते हैं? एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अगर मैंने बोला एक मोल ऑफ पानी लो, एक मोल ऑफ H2O, तो एक मोल के पानी में फिर कितना वजन रहेगा? तो सर एक मोल के पानी में दिस H2O इज अ मॉलिक्यूल ना, दैट इज इक्वल टू 18, तो 18 ग्राम रहेगा। 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब मेरे को एक बात बताओ, एक मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं? तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या रहेगा? इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। लॉजिक समझ रहे हैं ना? यहाँ पे एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स एक मोल में। तो अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है, अब मेरे को बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो सर एक मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। सर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे मेरे को, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे, तो एक मोल में फिर कितने मिलेंगे? 6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। लॉजिक समझ रहे हैं ना? इनफैक्ट अगर आपको सम चाहिए इसके ऊपर से तो मेरे पास है, किधर है किधर है? अरे यार गुडनेस उड़ा दिया मैंने, पूरा वापस बनाना पड़ेगा। शिट, उड़ा दिया अनफॉर्चुनेटली। चलो कोई ना, अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो मुझसे पर्सनली मांग लेना, एटलीस्ट मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि आप लोग ने पूरा वीडियो देखा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन फाइंड आउट। ऑल डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज अवोगाड्रो नंबर के पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स में क्या आता है? एक मोल मालूम है ना, दैट इज या तो अवोगाड्रो नंबर के एटम्स आ सकते हैं या तो अवोगाड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि क्या दिया। मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूल, अगर एटम दिया तो एटम। अगर आपको बोला एक मोल ऑफ सोडियम, एक मोल ऑफ सोडियम, तो सोडियम का मास नंबर फिर कितना होता है? 23 होता है ना। तो एक मोल के सोडियम में 6.022 इंटू 10⁻23 या 22, क्या है आपको? 23 है ना, तो 23 एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मिलेंगे सोडियम के, क्योंकि सोडियम इज अ मेटल, और मेटल एटम नहीं बनाते। जैसे O2 मॉलिक्यूल बनाता है बट मेटल मॉलिक्यूल नहीं बनाता। तो एक मोल में इतने एटम्स है। अगर मैंने बोला एक मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैंने बोला एक मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन विल हैव हाउ मच? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स, मॉलिक्यूल्स। दैट इज द डिफरेंस। तो मोल का भी कंसेप्ट हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? आप चार्ज को मार नहीं सकते, जितना चार्ज था पहले उतना हमेशा रहेगा। फोर्स बिटवीन द चार्जेस मैंने आपको बता दिया कूलम लॉ के हिसाब से, वो अट्रैक्टिव भी रहता है, रिपल्सिव भी रहता है। स्केलर फॉर्म मैंने आपको बता दिया, वेक्टर फॉर्म इग्नोर कर देने का, ये रेशियो भी बता दिया, डेफिनेशन ऑफ वन कूलम भी बता दिया। देन उसके बाद ये एग्जांपल से सॉल्व कर लेने का मजा आ जाएगा। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इग्नोर कर दो, डायरेक्ट इग्नोर कर दो, डायरेक्ट। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट पढ़ के फायदा नहीं, फालतू का दिमाग को तकलीफ आता है, बच्चों को छोड़ देने का। मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया ना, दैट्स इट, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अच्छे से बताया। द नेट फोर्स इज द वेक्टर एडिशन। You have to solve this question, by the way. This question you have to solve. Three charges, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at point ABC respectively. Then determine the force on A. अभी A पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। A पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। फिर A पॉइंट पे ये चार्ज की वजह से भी रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। दो फोर्सेस मिल गया ना। ये फोर्स कैसे निकाल सकते हो? अगेन 1/4 एप्सिलॉन ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपके पास एक फोर्स इधर मिल गया, एक फोर्स इधर मिल गया, दोनों का रिजल्टेंट फिर कैसे निकालोगे? तो भैया पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट फोर्स देख लो। इन लोग पहले एक फोर्स निकाले, इस ए और बी के बीच का फोर्स निकाले, ए और बी के बीच का फोर्स। उसके बाद ए और सी के बीच का फोर्स निकाले, ए और सी के बीच का फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकाले? तो ये वाला रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। मजा आया ना? इजी है, ज्यादा हेडिंग नहीं लेने का। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड विस्तार में बता दिया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज।
अगर आपने एक सर्कल बनाया है तो ये सर्कल पे क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम? यस। इस सर्कल की खासियत ये है कि ये सर्कल का डिस्टेंस सेम है ना, तो आई कैन से दिस सर्कल हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई कैन से दिस सर्कल, या ये स्पीयर के ऊपर, ये इमेजिनरी स्पीयर पे मैं फिर चेक कर रहा हूँ, तो इस स्पीयर पे सारे पॉइंट्स हैज द सेम मैग्नेटिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। आई कैन से इट हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस स्पीयर, क्योंकि वो रेडियस पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? इस ग्राफ का मतलब क्या? अरे भाई सीधी बात है ना, फोर्स इज के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इसको मान लो कि कांस्टेंट बना, इसको कांस्टेंट बना, इसको कांस्टेंट बना, तो फोर्स क्या बचा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर मैंने इसको कांस्टेंट इसको कांस्टेंट बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई? आर बढ़ेगा तो ये कम होगा। आ रहा है समझ में? आर अगर आपका बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, हेंस दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, पैराबोलिक हम लोग इसको बोलते हैं। अरे आपको पैराबोला वगैरह हो रहेगा ना, जो भी है। चलो, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? वो फील्ड जहां पे द फील्ड इज कांस्टेंट या नॉट चेंजिंग। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्जेस का प्लेट लेके रखा है, दुनिया भर का पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैंने अगर दुनिया भर का नेगेटिव चार्ज का प्लेट लेकर रखा है, तो यहाँ से जो फील्ड निकल रहा है वो सारे पैरेलल लाइंस निकल रहे हैं, और सबके बीच का सेपरेशन सेम है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्मली है, ये चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूं, तो पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट चार्ज में आई कैन से कि सर ये स्पीयर पे अगर आप चेक करोगे तो फील्ड के बीच में लाइंस का गैप देखो, और ये स्पीयर पे गैप देखो, सर ये स्पीयर पे गैप ज्यादा दिख रहा है, सो दैट मींस दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, प्लस इनका डायरेक्शन भी अलग है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ में आ गया, ज्यादा हेडेक नहीं लेने का, सब कुछ थ्योरी है। ये पार्ट बिल्कुल हाथ नहीं लगाने का, ये पार्ट 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये 12th में पढ़ाऊंगा मैं, फालतू का कंफ्यूजन आएगा, ये पार्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। द प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ये 12th में पढ़ाने वाला हूँ, ये पार्ट मैं पढ़ा दूँ अभी नहीं। ये न्यूमेरिकल छोड़ देने का, वोल्टेज छोड़ दो, जैसे जैसे पोटेंशियल दिखा उसको छोड़ देने का। अभी देखो ये वाला एक एग्जांपल का लॉजिक बता देता हूँ। आई विल सॉल्व दिस एग्जांपल एक्चुअली फॉर यू, जस्ट फोकस। देखो क्या दिया, 3 point charges are placed at the vertices of a right isosceles triangle as shown in the figure. फिगर गया उड़ के, मैं आइसोसेलेस आपको ट्रायंगल दिखाता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस? द टू साइड्स आर इक्वल, मालूम है ना? आइसोसेलेस मतलब द टू साइड्स आर इक्वल। तो एक काम करता, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन फिगर ए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फॉर। चलो मान लो इस, एक सेकंड, कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, 3 पॉइंट चार्जेस 10 10 10 के हैं, और इधर पे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, तीनों भी पॉजिटिव, तीन ही है ना रे, देख लो। सॉरी 10 माइक्रोकूलम है, क्या पागल जैसा मैं, 10 माइक्रोकूलम है, सॉरी। ओके, नाउ 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। एंड आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है what is the magnitude and direction of resultant electric field at point P, which is the midpoint of the hypotenuse। ये P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पहली बात, ये 10 क्या करेगा? ये 10 क्या करेगा सर? ये 10 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, कौन से डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में। लॉजिक समझा है ना? लॉजिक समझा है? ठीक है, ये वाले पॉइंट से बाहर की ओर पे लगाएगा। बाहर क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर लगाएगा। सो ये हो जाएगा, मैं नाम दे, इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट चार्ज, दिस इज द सेकेंड चार्ज, एंड दिस इज द थर्ड चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज का मिल गया। अब सेकेंड चार्ज का फील्ड बताओ कौन से डायरेक्शन में लगेगा? ये सेकेंड चार्ज है तो सेकेंड चार्ज इधर लगाएगा, इधर पे, ठीक है। थर्ड चार्ज कहाँ पे लगाएगा? सॉरी ये थर्ड चार्ज था, ये थर्ड चार्ज था। फर्स्ट चार्ज कहाँ पे लगाएगा? फर्स्ट चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज इधर लगाएगा। नाउ कहने से कि
कहने से कि ये मिड पॉइंट है, तो कहने से these two charges are also same and these two distance are also same, तो कहने से the electric field will be same. अरे E का फॉर्मूला क्या होता है? E का फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught charge upon r square. Now you can say charge 1 and charge 3, charge 1 and charge 3 both are equal and उनका डिस्टेंस भी तो इक्वल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे पूछा है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कैन आई से E1 and E3 are equal? Yes sir, E1 and E3 are equal. So I can say E1 and E3 are having same magnitude but opposite direction. So what is the answer? The net electric field E1 bar plus E3 bar will be 0. अपना E1 और E3 का एडिशन 0 आएगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बचा क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ E2 बचा. लॉजिक समझ रहा है ना? आपका मेन टारगेट क्या है? आपका मेन टारगेट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बार विल बी नथिंग बट E1 बार, ठीक है, विल बी नथिंग बट E1 बार प्लस E2 बार प्लस E3 बार. बट E1 और E3 एक दूसरे के उल्टा है, तो कैंसिल हो गया. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E2 बार. तो E2 बार आप लोग फिर कैसे निकालोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁶, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर. ये डिस्टेंस फिर कितना रहेगा? तो भैया वो मेरे को मत पूछो, अभी आप लोग को ज्योमेट्री आता है. ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, ये 45 रहेगा. अरे आइसोसेलेस है ना, ये 45 45 90, hypotenuse is 5. What is the side opposite to 45 degree? या side opposite to 45 degree? 1/√2 times of hypotenuse. So this will be 5/√2 आया, इसका स्क्वायर कर दो, 25/2 2 पर चला जाएगा and do the donkey work. I hope you guys have understood it. मजा आया ना? अरे मजा आना मांगता है भिड़ू, मजा आना मांगता रे भाई, ठीक है, ये भी होगा अच्छे से. Then now the second part will begin. But since I have promised कि second part दूसरे वीडियो में दूंगा, I will wind up this video and let's try to make a memory map first. ठीक है, ये चैप्टर हम लोग ने कैसे पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो रास्ते से जाने वाले. हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग दो रास्ते से जाने वाले. एक है हमारे कूलम बाबा का रास्ता, दूसरा है हमारे गॉस बाबा, ठीक है. तो पहला मेथड इज कूलम बाबा और दूसरा मेथड इज गॉस बाबा. कूलम बाबा ने क्या बोला, याद रखना, कूलम बाबा आपको फोर्स के हिसाब से बताते हैं और गॉस बाबा आपको लाइंस के हिसाब से बताते हैं, फ्लक्स लाइंस. हम लोग इसको फील्ड लाइंस बोलते हैं. तो कूलम बाबा फोर्स के हिसाब से चालू करते हैं, गॉस बाबा लाइंस के हिसाब से चालू करते हैं. तो गॉस बाबा अभी तक हम लोग ने नहीं चालू किया पढ़ाई करना, हम लोग ने कूलम बाबा के हिसाब से पढ़ा है. तो हम लोग ने इसमें फिर क्या क्या पढ़ा अब तक? सबसे पहले हम लोग ने एक सिंगल से दो चार्जेस के बीच में अपना फोर्सेस पढ़ा. फिर उसके बाद हम लोग ने वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था. फिर हम लोग ने ये पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी. देन उसके बाद हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था. देन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपके सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था. फिर उसके बाद हम लोग ने इनका वेरिएशन पढ़ा था. इतना सब पढ़ा था, ठीक है, धड़ धड़ लिखता हूँ. सबसे पहले दो चार्ज के बीच का फोर्सेस, दो चार्जेस के बीच का फोर्सेस. तो दो चार्जेस के बीच का फोर्सेस क्या है? F इक्वल्स टू K इंटू क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर. इस K का वैल्यू इज 9 × 10⁹ एयर के लिए, या फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इज 8.85 × 10⁻12. जो भी डोंकी वर्क है आप लोग वीडियो को पीछे लेके देख लेने का. दो चार्जेस के बीच का फोर्स. देन उसके बाद मल्टीपल चार्जेस के बीच का फोर्स. अगर आप लोग मल्टीपल चार्जेस के लिए जाते हो तो मल्टीपल चार्जेस के लिए जाने में आपका आता है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? वो relative permittivity, very 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 important, that is relative permittivity, जिसका और एक शब्द है that is dielectric constant. वो आपको बताता है कि मीडियम कितना गुना ज्यादा मजबूत है. इतना याद रखना, the permittivity of any medium is always more than the permittivity of air. Therefore the force in any medium is always less than the force in air. ये सब हो गया था हमारा.
रिलेटिव परमिटिविटी के बाद अपन ने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। बेसिक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर खाली। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ चार्ज प्रॉपर्टी, एक्सक्लूसिवली इट इज अ सिंगल चार्ज का प्रॉपर्टी। ये आपको स्ट्रेंथ बताता है। दूसरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज फोर्स, इज सेम एज फोर्स। फिर उसके बाद इसमें अभी आपका सुपर पोजिशन लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मल्टीपल चार्जेस का, और आखिरी पार्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विथ हाइट, सॉरी वेरिएशन विथ ग्रेविटी का याद आया मुझे, विथ डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस आपका बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, हेंस द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। मजा आया, मजा आना मांगता, गॉस का आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, ये वाला सेशन एंड होता है यहीं पे। टाटा बाय बाय। आई होप ये वीडियो आप लोग खटखट जल्दी जल्दी देखोगे, जैसे मैं भेजूंगा फिर खटखट दूसरा वीडियो देखोगे। दूसरा वीडियो होने के बाद मैं आपके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल ले लूंगा दूसरे ही वीडियो में। चलो, लेक्चर समापन होता है, संपन्न। स्वाहा।